द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद यूरोप के अंदर प्रबल होता, उग्र राष्ट्रवाद और वैर विरोध तथा तनाव, टकराव, परस्पर विरोधी संधि संबंधों की स्थापना और बढ़ता हुआ सैन्यीकरण तथा युद्ध की सरगर्मी भरी तैयारियां, यह सारी बातें 19वीं सदी के अंतिम दशक से यूरोप के इतिहास की कुछ खास विशेषताओं के रूप में सामने आई थी। और वॉर की तैयारी करोगे तो वॉर होना तो निश्चित ही है। इस बीच कई संकट उपस्थित हुए थे, लेकिन कम से कम अस्थायी रूप से उनका समाधान कर दिया गया। तथापि यूरोप में फैले तनाव के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसमें युद्ध होना अटल माना जाने लगा था। हर राज्य अपनी युद्ध योजनाओं तथा रणनीतियों के साथ तैयार बैठा था। यह बात भी अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि अगर लड़ाई छिड़ी तो उसे सीमित रख पाना संभव नहीं होगा, वह एक आम लड़ाई का रूप ले लेगी जिसमें हर देश शामिल होगा। तात्कालिक कारण उस टाइम के हिसाब से देखे जाए तो जो रिसेंटली हुए थे वो थे 28 जून 1914 को सरायेवो में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड नाम से एक मूवी भी है गाइस, आपको देखनी हो तो कार्टून वाली मूवी है, बहुत अच्छी। तथा उसकी पत्नी की हत्या हो गई जिसने युद्ध छेड़ने में तात्कालिक कारण का काम किया। सरायेवो जहां ये हत्याएं की गई थी बोस्निया की राजधानी थी। अभी कुछ ही साल पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन हत्याओं की योजना ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ नामक एक गुप्त संस्था ने बनाई थी। ब्लैक हैंड यूनियन ऑफ डेथ, यह उग्रपंथी सर्बियाई राष्ट्रवादियों की संस्था थी। मतलब आप देख रहे हो इस मतलब जिस टाइम पे भारत गुलाम था, गुलामी के लिए लड़ रहा था, उस टाइम के हिसाब से ये कंट्रीज कितने आगे थे। इसीलिए ये कंट्रीज आज डेवलप्ड हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो जब भारत लड़ रहा था आज़ादी के लिए तब ये कंट्री कितनी ग्रोथ में थी, ये कंट्री टॉप में थी और इसीलिए ये आज भी टॉप में बनी हुई। और भारत आज भी पीछे है क्योंकि भारत के लोगों की वजह से। यह उग्रपंथी सर्बियाई राष्ट्रवादियों की संस्था थी। इन राष्ट्रवादियों का लक्ष्य सभी सर्बियाइयों को एक सर्बियाई राज्य के रूप में संगठित करना था। इतिहासकार आमतौर पर इस बात से सहमत है कि सर्बिया की सरकार या कम से कम सर्बिया के प्रधानमंत्री को आर्चड्यूक की हत्या के षड्यंत्र की खबर थी, लेकिन इसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ऑस्ट्रिया हंगरी को इन हत्याओं में सर्बिया की मिलीभगत होने का पूरा यकीन था। इसलिए 28 जुलाई को उसने सर्बिया पर अंतिम चेतावनी ठोक दी जिसमें 11 मांगें रखी गई थी। ऑस्ट्रिया को इन मांगों के स्वीकार किए जाने की आशा नहीं थी, इसलिए उसने इनकी बिना शर्त स्वीकृति के लिए 48 घंटे की समय सीमा तय कर दी। सर्बिया ने सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादातर मांगें स्वीकार कर ली। सभी मांगों की स्वीकृति का मतलब होता सर्बिया का पूर्ण रूप से अपनी प्रभुसत्ता से वंचित होना, जो कि कोई भी राज्य नहीं होना चाहेगा। सर्बिया के 25 जुलाई की उत्तर से ऑस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ। 25 जुलाई के उत्तर से ऑस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ। सर्बिया को एहसास था कि ऑस्ट्रिया संतुष्ट होगा भी नहीं, सो उसने अपने सैनिकों की लामबंदी का आदेश जारी कर दिया। उधर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के जवाब को अस्वीकार करते हुए उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को तत्काल लामबंद हो जाने का आदेश दे दिया। ऑस्ट्रिया के सम्राट ने जर्मन सम्राट के नाम अपने पत्र में लिखा कि ऑस्ट्रिया मेरे राजघराने और मेरे प्रदेशों के लिए इस स्थायी खतरे को सदा के लिए समाप्त कर देने की संकल्प है। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 29 जुलाई को ऑस्ट्रियाई सेना ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर बमबारी की, क्योंकि अब लड़ाई तलवारों से नहीं होती थी, अब लड़ाई होती थी बम से, बंदूकें। जिस समय भारत में तलवारें चल रही थी उस समय यूरोप में बंदूक चल रही थी। टेक्नोलॉजी
अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप गुलाम बन जाएंगे। मरेंगे नहीं, अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप गुलाम बन जाएंगे, और मौत से बदतर है गुलामी। बेटर टू स्टैंडिंग डाई टू लिव ऑन योर नीज, सरदार भगत सिंह सेड। जिंदगी भर घुटनों के बल जीने से बेहतर है खड़े रहकर मर जाओ। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद दो और लड़ाइयां छिड़ गई, और सैनिक दृष्टि से इन तीनों लड़ाइयों के आपस में जुड़ जाने से आम लड़ाई, या इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, छिड़ गया। युद्ध बंद करने के लिए ऑस्ट्रिया पर दबाव डालने हेतु रूस ने उसके खिलाफ लामबंदी का आदेश जारी कर दिया। बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया का विस्तार हो, यह रूस को बर्दाश्त नहीं था। बाल्कन क्षेत्र में इसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। अगर सर्बिया हार जाता तो उसकी इन महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर जाता, इसलिए उसे सर्बिया के लिए खड़ा होना पड़ा, कहा जाए तो खुद के लिए खड़ा होना पड़ा। अगर रूस ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में उतरता तो ऑस्ट्रिया की मदद में जर्मनी का आगे आना तय था, इसलिए रूस ने जर्मनी के खिलाफ भी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। और ये होता है लड़ाई की शुरुआत, द ग्रेट वॉर। जर्मनी को विश्वास था कि यदि रूस के साथ उसकी लड़ाई हुई तो फ्रांस उसके खिलाफ रूस का साथ देगा। इसका मतलब यह था कि जर्मनी दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, पश्चिम में फ्रांस के खिलाफ और पूर्व में रूस के खिलाफ। इस लड़ाई में कामयाब होने के लिए जर्मनी ने एक त्वरित युद्ध में पहले फ्रांस को हराने की योजना बनाई और फिर अपनी अधिकांश सेना को इसी उद्देश्य से लामबंद किया। इसके बाद उसका इरादा रूस की ओर मुड़ने का था, और वह जानता था कि रूस पर जल्दी जीत हासिल नहीं हो पाएगी। इस प्रकार दूसरी लड़ाई एक ओर ऑस्ट्रिया और जर्मनी तथा दूसरी ओर रूस और फ्रांस के बीच होने जा रही थी। ब्रिटेन की स्थिति अब भी स्पष्ट थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की युद्ध में शामिल होने के बारे में मतभेद था, क्योंकि उससे रूस से भी संबंध थे, फ्रांस से तो उसकी वैसे भी काफ़ी लंबी लड़ाई चलती आ रही थी। लेकिन जर्मनी ने क्योंकि ब्रिटिश सरकार के युद्ध में शामिल होने के बारे में मतभेद था। क्योंकि जब फ्रांस ने उससे मदद मांगी तो जवाब में उसने वादा किया कि जर्मनी के खिलाफ उसके उत्तरी तट की वह रक्षा करेगा। लेकिन जर्मनी ने जब तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन की दुविधा समाप्त हो गई और जर्मनी तथा ब्रिटेन के बीच लड़ाई छिड़ गई, और ब्रिटेन हो गया फ्रांस और रशिया की साइड। इस प्रकार पिछले वर्षों के दौरान जो प्रतिद्वंदी संधि संबंध स्थापित किए गए थे वे अब अपना रंग दिखाने लगे थे। केवल इटली ही जो त्रिपक्षीय संधि संगठन ट्रिपल अलायंस का सदस्य था तटस्थ रहा। उसका तर्क था कि जर्मनी चूंकि रक्षात्मक लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए वह बाध्य नहीं है। वो रक्षात्मक लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो आक्रामक लड़ाई लड़ रहा है। फर्स्ट हमला उसी ने किया था। युद्ध का विस्तार तो देखें तो 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध। 4 अगस्त को सुबह जर्मन सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया और उसी दिन आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। इस बीच सर्बिया और ऑस्ट्रिया की लड़ाई, जिसके कारण सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। जर्मनी, रूस और फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देश युद्ध में जा फंसे थे। गौड़ होती जा रही प्रतीत हो रही थी यह लड़ाई, जिसे द ग्रेट वॉर कहते हैं। 6 अगस्त तक ऑस्ट्रिया की रूस के साथ लड़ाई नहीं थी और सिर्फ ऑस्ट्रिया की लड़ाई थी सर्बिया से, रूस की लड़ाई थी जर्मनी से। और 12 अगस्त तक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी नहीं थी। इस बीच दोनों पक्ष विभिन्न देशों को प्रादेशिक लाभ का लोभ देकर उन्हें अपने अपने साथ लाने की कोशिश में लगे हुए थे। अगस्त में ही जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। उसने ब्रिटेन के साथ एक संधि की थी, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन प्रभाव वाले प्रदेशों को हथियाना था।
पुर्तगाल भी, जैसे ब्रिटेन अक्सर अपना सबसे पुराना मित्र कहता था, लड़ाई में शामिल हो गए। मई 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब देख रहे हो सब अपना पक्ष रखते जा रहे हैं। इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जा रहा है, सर्बिया के साइड जा रहा है, मतलब रूस के साथ जा रहा है, पुर्तगाल ब्रिटेन के साथ जा रहा है, मतलब सब आप देखो तो सब ब्रिटेन रशिया के साइड जा रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे ऑस्ट्रिया और तुर्की के प्रदेश देने का वादा किया। बाद में रोमानिया, अब जर्मनी अकेला होते जा रहा है। रोमानिया और यूनान, ग्रीस भी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ हो गए और जर्मनी अकेला हो गए। और अकेले लोग ही गाइस दुनिया में सबसे बड़े बड़े काम करते हैं। यही वो रीज़न था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी ने पूरे यूरोप में शासन किया, कब्जा कर लिया। ये होता है, एक अकेला बंदा काफ़ी होता है। अपने साथियों के साथ ये देश मित्र शक्तियों के रूप में विख्यात हुए, सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट के लिए कि हमें इस ज़मीन पर कब्जा मिल जाएगा। बुल्गारिया अक्टूबर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हो गए। उसे सर्बिया तथा यूनान के प्रदेश देने का लोभ दिया गया। तुर्की के कुछ इलाके भी दे दिए गए थे उसे। नवंबर में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वह जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया की ओर से लड़ाई में शामिल हो गया। अब जर्मनी ऑस्ट्रिया ये दो देश थे और दो देश और शामिल हो गए, तुर्की इसमें दो देश और शामिल हो गए, बुल्गारिया और तुर्की। ये चार देश थे और बदले में इनके सामने थे रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली तो दूर था, इटली नहीं था इनके साथ। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और भी जो छोटे छोटे देश थे, पुर्तगाल वगैरह, वो सब इनमें शामिल हो गए। युद्धरत देशों की जर्मनी और ऑस्ट्रिया तथा उसके मित्र देश केंद्रीय शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कई देश में लड़ाई शामिल हो गई थी। जैसे 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र शक्तियों की ओर से लड़ाई में शामिल हो गए। युद्धरत देशों की संख्या कुल मिलाकर 27 तक पहुंच गई। 27 देश थे जो आपस में लड़ रहे थे। इनमें सभी महाद्वीपों के देश शामिल थे, ऑल ओवर यूरोप। इस प्रकार लड़ाई के क्षेत्र का विस्तार हुआ। इस लड़ाई के लिए लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया गया। इनमें से 4.2 करोड़ अधिक मित्र शक्तियों द्वारा लामबंद थे और 2.2 करोड़ केंद्रीय शक्ति, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये सब पुर्तगाल, ये सब केंद्रीय शक्तियों की तरफ से थे और 4.2 करोड़ मित्र शक्तियों की तरफ से थे। युद्ध के दौर का घटनाक्रम देखें तो यूरोपीय मोर्चों पर प्रथम विश्व युद्ध की उपयुक्त संज्ञा से अभिहित इस युद्ध में विश्व के विभिन्न भागों में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। युद्ध की तीव्रता तथा नरसंहार की विराटता की दृष्टि से यूरोप में सब लड़ी गई लड़ाइयाँ दुनिया के दूसरे हिस्सों में लड़ी गई लड़ाइयों से बहुत अधिक भीषण थी, क्योंकि इसमें यूज हुई थी टेक्नोलॉजी। यूरोप के पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध की शुरुआत उस समय हुई जब जर्मन सेना ने बेल्जियम को तेजी से लांघते हुए दक्षिण फ्रांस में प्रवेश किया। जर्मनी अकेले लड़ रहा है इतने सारे देशों से। सितंबर के आरंभ में जर्मन सेना पेरिस के बहुत पास तक पहुंच चुकी थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। इस बीच फ्रांसीसी सेना अल्सेज लोरेन में प्रवेश करने के इरादे से फ्रांस जर्मनी सीमा पर पहुंच गई थी। जर्मन सेना को उम्मीद थी कि अब फ्रांसीसी सेना को घेर लेगी और आनन फानन में जीत हासिल कर लेगी। अल्सेज लोरेन पर फ्रांसीसी आक्रमण को तो विफल कर दिया गया,
लेकिन वापस लौटती फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के साथ होकर मारने की लड़ाई, यह लड़ाई मार नदी के निकट में लड़ी गई थी, जिससे इसका नाम मारने पड़ा। ज़्यादातर लड़ाइयों का नाम ऐसे ही पड़ता है। जर्मन सेना से भिड़ गई और दोनों पक्ष प्राणपण से लड़े, लेकिन नवंबर के अंत तक पश्चिमी मोर्चों पर गतिरोध पैदा हो गए। दोनों पक्ष 4 वर्षों तक वहां डटे रहे, लेकिन कोई किसी को अपने मोर्चे से पीछे नहीं हटा पाया। एक तरफ जर्मनी अकेला, दूसरी तरफ ब्रिटेन फ्रांस दोनों की सेनाएं, और अकेले लड़ रहा है। दम चाहिए मैन, ये स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, स्ट्रॉन्ग पीपल्स fight for their lives, fight for rule, fight for a strong and respectful life। स्विट्जरलैंड से लगी फ्रांस की दक्षिणी सीमा से लेकर उसके उत्तरी तट तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में दोनों ओर से खोदे गए खंदकों और कटीले तार के बाड़ों के पीछे दोनों सेनाएं मोर्चे लगाकर बैठ गईं। खंदकों के पीछे मशीन गनों और राइफलों की गोलीबारियां से सुरक्षा पा रही दोनों सेनाओं में से किसी से भी एक दूसरे की खंदकों की पंक्ति को भेदते नहीं बन रहा था। सूर्योदय से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले करते थे, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिल रही थी। अलबत्ता दोनों ओर हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। 1915 में सफलता की आशा से जर्मनी ने जहरीली गैस का आरंभ किया। टेक्नोलॉजी के बिना तो आज वॉर मुमकिन है ही नहीं। यूरोप लड़ता है टेक्नोलॉजी के दम पर, ना कि क्वांटिटी के दम पर, और बाकी की कंट्रीज क्वांटिटी के दम पर लड़ती है, इसीलिए वो सब गुलाम। जितनी कंट्रीज क्वांटिटी के दम पर लड़ती थी, सब गुलाम। This time is technology. This is a technology time. If you don't have a technology, you become slave. 1916 में ब्रिटेन ने हाल में ही आविष्कृत हुए टैंक कहे जाने वाले युद्ध वाहनों का इस्तेमाल शुरू किए, लेकिन दोनों में से किसी युक्ति का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों पक्षों के जितने सैनिक मारे जाते थे, उतने फिर नई भर्तियों से जुटा लिए जाते थे, और ऐसी भर्तियों से भारत के सैनिकों को भी ले जाया जाता था। पूर्वी मोर्चे पर रूस ने जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के खिलाफ कुछ आरंभिक सफलता प्राप्त की, लेकिन वह अल्पकालिक साबित हुई। 1915 में रूसी सेना को जबरदस्त शिकस्तें खानी पड़ी, जैसे रेड आर्मी कहते थे, और केंद्रीय शक्तियों की सेना रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों में प्रवेश कर गई। वाओ, तो केंद्रीय शक्तियों की सेना देख रहे हो आप, रूसी साम्राज्य में, मतलब रशिया, इतना बड़ा रशिया, रेड आर्मी को हराया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये 4 देश मिलकर 27 देश शामिल थे। कितने सारे देश मित्र देशों के साथ, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, 2 कंट्रीज रूस को मार रहे हैं, फ्रांस को मार रहे हैं, ब्रिटेन को मार रहे हैं। मतलब अनबीटेबल पावर, स्ट्रेंथ। 1916 में रूस ने दूसरा हमला शुरू कर दिया, जिसे विफल कर दिया गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गए, और 2 मार्च 1918 को उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि की कीमत के तौर पर उसे अपने अनेक प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा। जर्मनी मतलब कितना पावरफुल था जर्मनी उस समय। रूस द्वारा लामबंद किए गए कुल 1.2 करोड़ सैनिकों में से 17 लाख मारे जा चुके थे, 50 लाख घायल हो गए थे। मतलब देख रहे हो, मारे जाना मैटर नहीं करता, मारे गए ठीक है, घायल होना मैटर करता है। 50 लाख सैनिक घायल, और लगभग 25 लाख या तो गुम हो गए या बंदी बना लिए गए। इस बीच सर्बिया और रोमानिया आत्मसमर्पण कर चुके थे। ओके गाइस, तो यूरोप से बाहर युद्ध का फैलाव, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मेरे जॉब में जाने का टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।